ABCL कक्षाओं में आपका स्वागत है। ठीक है, रिव्यूइंग द व्यू पोर्ट मेन्यूज। इसमें क्या होगा, जब आप किसी भी पैनल पे आते हैं, चाहे आप सिंगल पे हो या इस पे हो, 4 वर्ड मोड, तो ये 4 व्यूइंग मोड है जिसमें एक पर्सपेक्टिव है, बाकी 3 ऑर्थोपेडिक है। नाउ अब इस कंडीशन में क्या होता है कि देखो, हर किसी के पास अपना एक पैनल है। मतलब क्या होता है कि जब आप माया में काम करते हो तो माया के हर एक व्यू पोर्ट के साथ अपने बहुत सारे स्टेटमेंट्स पहले से दिए हैं, ठीक है ना। ये स्टेटमेंट्स की खास बात क्या है कि ये हर पैनल के साथ है। देखो सेम चीज़ें हैं, हर पैनल के साथ सेम चीज़ें हैं। जब भी आप क्लिक करोगे तो वही सारी चीज़ें आपको हर पैनल में दिखेंगी। तो आप सोच रहे हो कि फिर हर पैनल में देने का मतलब क्या है, तो एक ही पैनल में देते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं। होता क्या है कि हम हर पैनल में अलग चीज़ देने का मतलब है कि हर बार एक अलग चीज़ का इस्तेमाल करते हैं हर एक पैनल में। और अगर ये सब में नहीं दिया तो क्या होता है कि हम एक पैनल में जो देखते हैं वो सब पैनल में सेम ही देख सकते थे। अभी क्या है कि हम जितने भी व्यू पैनल्स हैं उन सब में अलग अलग चीज़ें देख सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि एक सबसे बेसिक तरीका है कि मान लीजिए कि आपने यहाँ पर कुछ बनाया, ठीक है, मुझे किसी एक पैनल में इसे नहीं देखना, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि मुझे यही नहीं देखना इसे, तो मैं 2-3 चीज़ें बनाता हूँ और मुझे कोई एक चीज़ देखनी है, ठीक है। मान लीजिए 2 चीज़ें हैं। अब मुझे इस पैनल में शो में जाऊंगा, आइसोलेट, व्यू सेलेक्टेड। इसका क्या मतलब होगा कि जो मैंने सेलेक्ट किया सिर्फ वही दिखेगा, बाकी चीज़ें गायब हो जाएगी। तो अब जाएं, व्यू सेलेक्टेड करें और देखें, ये सिर्फ इसी पैनल में काम कर रहा है, बाकी सारे पैनल में 2-2 दिख रहे हैं आपको। शिफ्ट दबा के क्लिक करोगे तो मल्टीपल चीज़ सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। वापस चलते हैं, यहाँ पर देखो, क्लिक, शिफ्ट दबाओ, सेकेंड सिलेक्शन, मल्टीपल सिलेक्शन, या फिर क्लिक एंड ड्रैग कर दो, मल्टीपल सिलेक्शन। लेकिन शिफ्ट दबाए करो तो ज़्यादा अच्छा है। एक और जगह से आप सिलेक्शन करते हो, इसमें एक पैनल है क्विक लेआउट, जो नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास, ठीक है। क्विक लेआउट बटन, क्विक लेआउट बटन में क्या आता है, ये सारी चीज़ें आती हैं। अब इसके अंदर क्या है, देखो व्यू पैनल है आपके पास, सिंगल व्यू, 4 मोड व्यू, 2 मोड व्यूज़, ठीक है। इसके अलावा एक और चैनल है, इसको बोलते हैं आउटलाइनर। आउटलाइनर क्या करता है, आउटलाइनर एक ऐसी जगह है जहाँ से आप कुछ भी खोज सकते हैं। जो भी कुछ आपने अपने व्यू पैनल पे बनाया होगा, अगर वो आपको कहीं दिख रहा है, मान लीजिए कि आपने कुछ ऐसा बना दिया है जो कि इसके अंदर है, ठीक है। अब आपको दिखेगा नहीं, लेकिन आप व्यू पॉइंट में देखोगे तो आप क्लिक करोगे तो आपको दिखेगा कुछ तो है। आप इसको देख कैसे पाओगे, तो इसको बोलते हैं क्विक लेआउट पैनल। जो क्विक लेआउट बटन्स हैं, ये बटन्स जो हैं इनके थ्रू का काम करते हैं। इनकी एक और खास बात है, राइट क्लिक करो तो आप देख सकते हो कि ये जो भी आप बदलना चाहो, सिंगल पैनल, 2, 3, 4, ये सब में बदल सकते हो आप। ये आपके यूसेज के ऊपर है कि आप अपने इसके ऊपर कौन से व्यूज़ देखना चाहते हो। सिंगल देखना चाहते हो, 2 देखना चाहते हो, 3 देखना चाहते हो, 4 देखना चाहते हो, ठीक है। और यहाँ से आप ये सारी चीज़ें बदल सकते हो। तो क्विक लेआउट बटन्स काम करते हैं यहाँ पे। इसके अलावा जब हम यूज़ करते हैं चेंज रीसाइज पैनल, ठीक है ना, हम चेंज एंड रीसाइज करते हैं पैनल्स को। तो पैनल्स कोई भी चीज़ें हो सकती है पैनल्स में, ठीक है। जैसे कि ये रीसाइजेबल है, ये ऑलमोस्ट क्या बोलते हैं, एडोब के सारे सॉफ्टवेयर्स में जो है ये पहले भी आपको रीसाइजेबल मिलती थी, ठीक है ना। तो यहाँ से आप किसी भी चैनल को चूज़ कर सकते हो, इनको रीसाइज कर सकते हो, पैनल्स को अपने हिसाब से चेक कर सकते हो, ठीक है। बहुत सारे पैनल्स होते हैं जो अभी दिखते नहीं हैं, उनको भी हम वो कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। जैसे बहुत बार विंडो में जाने के बाद बहुत सारी चीज़ें आपको दिखती नहीं, ठीक है ना। तो आप प्रेफरेंस सेटिंग में आते हो, प्रेफरेंस सेटिंग आपको हर एक सॉफ्टवेयर में मिल जाती है। क्या करती है ये, ठीक है। जैसे यहाँ प्रेफरेंस है, प्रेफरेंस में क्लिक करूँगा तो क्या खुलेगा, तो ये सारे आपके पैनल्स हैं जो कि आप मैनेज कर सकते हो। ज़्यादातर पैनल्स आप कौन से मैनेज करते हो, जैसे सेटिंग वाला पार्ट है, इसमें आप यूनिट सिस्टम मैनेज कर सकते हो। बाकी आप बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो फ्यूचर में मैनेज करोगे, फिलहाल तो आप नहीं मैनेज करोगे इसको, ठीक है। भविष्य में जैसे जैसे आप चीज़ों को जानने लगोगे वैसे वैसे आप चीज़ें मैनेज कर पाते हो यहाँ से, ठीक है। तो ये पैनल्स का पार्ट हो गया जो रिसाइजेबल है और कहीं भी आप यूज़ करते हैं।
एक चीज़ आपको और मिलेगी जिसको बोलते हैं, अभी इसकी बात भी करेंगे थोड़ी देर में, प्लगइन मैनेजर। प्लगइन मैनेजर क्या होता है? बहुत बार आप देखते हो कि आपके सिस्टम में बहुत सारी चीज़ें काम कर रही थी, लेकिन जिन चीज़ों पे लोड और ऑटो लोड पे चेक साइन नहीं बना होगा वो होंगी बट दिखेंगी नहीं। इन कंडीशन के आपको कभी कुछ काम ऐसा करना पड़े जो आपको दिख ही नहीं रहा, यार ये तो सर ने बताया था लेकिन मुझे गायब हो गया, तो आपको फिर इसी प्लगइन मैनेजर में आके उसे लोड और ऑटो लोड करना पड़ेगा, तो वो अपने आप ऑटोमेटिकली यहाँ दिखना शुरू हो जाएगा। ठीक है, जैसे देखो आर्नोल्ड दिख रहा है, आर्नोल्ड बाय डिफ़ॉल्ट नहीं दिखता, ठीक है ना। तो मैं नीचे आऊँगा और आर्नोल्ड में देखो माया टू आर्नोल्ड M2A, ये आर्नोल्ड का साइन है। तो अगर आपको आर्नोल्ड नहीं दिख रहा तो आपको लोड और ऑटो लोड करना पड़ेगा। लोड और ऑटो लोड का क्या फ़र्क होता है? लोड ऑटो लोड का फ़र्क होता है कि एक बार अगर आप लोड करेंगे तो जब आप सिंगल टाइम यूज़ करेंगे सॉफ्टवेयर तो वो खुलेगा, दिखेगा, लेकिन जब दोबारा रीस्टार्ट करके वापस खोलेंगे तो नहीं दिखेगा, गायब हो जाएगा। तो उसके लिए आपको ऑटो लोड पे भी चेक करना पड़ता है कि जब जब आप सॉफ्टवेयर ओपन करें तब तब वो आपको विजिबिलिटी बन जाए। ये दोनों चीज़ें ऑन करनी ज़रूरी है। फिर बात करते हैं चेंज द डिस्प्ले ऑफ ऑब्जेक्ट्स। चेंज द डिस्प्ले ऑफ ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है? देखिए जैसे आपने कुछ बनाया, ठीक है, मैं इनको कैसे कैसे पार्ट में देख सकता हूँ। अब मेरे पास ये 3 ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, इनको देखने के लिए मेरे पास ऑप्शंस हैं। क्या क्या ऑप्शंस हैं? 1 2 3 4 5, याद रखिएगा। पिछली क्लास में हमने बात की थी QWERTY शॉर्ट फॉर्म, ठीक है। Q फॉर सिलेक्शन, मूव, रोटेशन एंड स्केल, और T फॉर मैनिपुलेटर, और Y फॉर जो भी लास्ट कोई भी सब मतलब कि ये टूल आपने चूज़ किया होगा वो टूल वापस आ जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर हमें देखना है कि हमें जो चीज़ यहाँ दिख रही है वो कितने पार्ट में दिखेगी, ठीक है ना। अब देखो 1 का मतलब है नॉर्मल मोड, जो अभी आप देख रहे हो, ये सब कुछ वैसे ही दिखाई देगा जैसा आप है एक्चुअल में। 2 का मोड है नॉर्मल प्लस स्मूथ मोड। 3 का मतलब है स्मूथ मोड। 4 का मतलब है वायर फ्रेम मोड। 5 का मतलब है शेडेड मोड, ठीक है। इसके आगे भी 6 7 भी काम करेगा, लेकिन फिलहाल नहीं करेगा। 6 काम करेगा अगर आपने टेक्सचर लगाया होगा, और 7 काम करेगा अगर यहाँ पर लाइट लगी होगी, ठीक है। तो फिलहाल आपके लिए क्या जरूरी है? 1 2 3 4 5। 1 नॉर्मल, 2 नॉर्मल प्लस स्मूथ, क्योंकि देखो ये डब्बा भी दिख रहा है और अंदर भी स्मूथ दिख रहा है। 3 ओनली स्मूथ, 4 वायर फ्रेम, और 5 शेडेड मोड, ठीक है। आगे समझ में? इसी को हम बोलते हैं, ये शेडिंग मोड आपको देखो यहाँ से दिखता है। शेडिंग पे आओगे, यहाँ से देखिए वायर फ्रेम मोड, शेडेड मोड, ठीक है ना। फिर आपको एक्सरे मोड भी मिल जाता है, जो अभी आपके काम आएगा कुछ दिनों में जब मैं मॉडलिंग सिखाऊंगा, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो हैं आपको समझ में आती हैं। यहाँ से ऑन कर दूंगा तो हार्डवेयर टेक्सचरिंग ऑन हो जाएगी, 6 वाला काम करना शुरू कर देगा, क्योंकि अभी हमें कोई टेक्सचर लगाया नहीं है तो इसीलिए वो काम नहीं करता। तो इसीलिए 1 2 3 शेप के लिए होता है, जैसे 1 2 और 3, ठीक है। देखो 3 में ऐसा दिख रहा है और 1 में ऐसा दिख रहा है, तो इन दोनों में इतना फ़र्क होता है। ये क्यों काम आता है ये अभी थोड़ी देर में बात करेंगे इसकी, जब हम मॉडलिंग सीखेंगे। तो फिलहाल आपके पास हो गया है, हमारे पास ये ख़त्म, ठीक है। अब हम बात करेंगे ट्रांसफॉर्मिंग ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। ट्रांसफॉर्मिंग ऑब्जेक्ट में QWERT की बात करेंगे। ट्रांसफॉर्म का मतलब क्या होता है? पहली क्लास से मैं बात करता रहा हूँ, ट्रांसफॉर्म ट्रांसफॉर्म ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म का मतलब होता है मूव, रोटेट, स्केल, शेयर, ये सारी चीज़ें ट्रांसफॉर्म है। अब हम यहाँ पर ट्रांसफॉर्म कैसे करेंगे? तो यहाँ पर ट्रांसफॉर्म करने के लिए आपको चाहिए QWERT। Q का मतलब ओनली सिलेक्शन, Q प्रेस करूँगा ओनली सिलेक्शन आएगा, कुछ भी कर नहीं सकता, बस ओनली सेलेक्ट कर सकता हूँ, काम नहीं करता। फिर W, ये मूव है, ठीक। आप एक और चीज़ पे गौर कीजिए, इसको हम बोलते हैं गिज्मो। ये एक कलर पे है, ठीक है, आप देख सकते हैं इसका कलर यहाँ पे XYZ, रेड ग्रीन ब्लू, ठीक है। तो आपको ध्यान हो जाएगा कि आप कौन से स्पेस में हैं। यही कोऑर्डिनेट्स है, इसकी बात हम इसके बाद में करेंगे। तो फिलहाल आपके पास ट्रांसफॉर्मेशन में क्या है? मूव।
यही सेम ट्रांसफॉर्मेशन चैनल वर्क्स में ट्रांसलेट है। ट्रांसलेट का मतलब है मूव एक्स वाई और जी, क्योंकि आप 3D में हैं तो आपके पास एक डायमेंशन ज़्यादा है, ठीक है। दूसरा है आपके पास ई रोटेशन, तो रोटेशन में भी आपके पास ट्रांसफॉर्मेशन का पार्ट है, तो आप रोटेशन में भी एक्स वाई और जी में रोटेट हो सकते हैं। तीनों को सेलेक्ट करके मिडिल माउस बटन प्रेस करेंगे तो भी आप रोटेट हो सकते हैं, ठीक है। कंट्रोल दबा के प्रेस करेंगे तो ये जो वो है मूवमेंट का जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो धीरे हो जाता है, उस पर आपका कंट्रोल हो जाता है। बिना कंट्रोल के ये भागता है बहुत, कंट्रोल से ये थोड़ा सा कंट्रोल हो जाता है। और ये जो आपके पॉइंट्स के बाद डेसिमल के बाद नंबर्स हैं वो थोड़े धीरे मूव करते हैं, तो ये होल्ड करने के लिए ज़्यादा अच्छा पार्ट है, ठीक है। तीसरी चीज़ क्या है, आर स्केल। स्केल का जो मिड वैल्यू है ये आपको यूनिफॉर्म स्केलिंग का पार्ट देगा, एक साथ बढ़ाएगा। लेकिन जैसे ही आप इसके अलग कोऑर्डिनेट्स का इस्तेमाल करेंगे ये कहानी में रायता फैलाएगा। तो आपके ऊपर है कि आप यूनिफॉर्म स्केलिंग करना चाहते हैं कि हर एक डायमेंशन के साथ अलग से खेलना चाहते हैं, तो ये यहाँ से आप स्केलिंग कर सकते हैं, ठीक है। इन्हें हम कहते हैं ट्रांसफॉर्म। तो ट्रांसफॉर्मिंग ऑब्जेक्ट्स में QWERT, टी अभी आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन टी मैं आपको बाद में बताऊंगा। वो कैमरे के साथ और लाइट के साथ इस्तेमाल होता है, उसका ऑब्जेक्ट के साथ इस्तेमाल होना थोड़ा सा मुश्किल रहता है, लेकिन बता ही देता हूँ क्योंकि टी को मतलब है कि आपको यूज़ करना पड़ेगा टी कभी कभी। चलते हैं और क्रिएट में चलते हैं और यहाँ से एक कैमरा लेते हैं, ठीक है। अब ये कैमरा बताने का पार्ट नहीं है, ये सिर्फ ट्रांसफॉर्म बताने का पार्ट है, इसीलिए मैं आपको टी के साथ उसका यूसेज बता रहा हूँ, ठीक है। मान लीजिए कि आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है, मुझे इस ऑब्जेक्ट को इस कैमरे के थ्रू देखना है, ठीक है। इसका सबसे अच्छा तरीका क्या होता है कि कैमरा सेलेक्ट कीजिए, पैनल में जाइए, लुक थ्रू सेलेक्टेड पर क्लिक कीजिए। अभी आप कैमरे के अंदर से देख रहे हैं, ठीक है। क्या दिख रहा है पता नहीं, तो चलें और कैमरे के अंदर आ जाए। ये वैल्यू सेट करें अपनी, क्या देखना है आपको, बाहर आ जाए, पर्सपेक्टिव। आप देख सकते हैं कि आपका कैमरा कैसे सेट है। अब आप जब भी कैमरे के अंदर जाएंगे आपको यही व्यू मिलेगा। ये सबसे आसान तरीका है कैमरा सेट करने का, ठीक है, इससे बेहतर तरीका नहीं है। लेकिन अब क्योंकि हमें टी का इस्तेमाल करना है, तो ये देखिए आपको बता रहा था मैनिपुलेटर। मैनिपुलेटर क्या करता है, मैनिपुलेटर देता है एक एम और एक देता है आपका ऑब्जेक्ट। इस एम से आप सेट कर सकते हैं कि आपको कहाँ होना है, क्या देखना है, और इस वाले पार्ट से आप सेट करते हैं कि आपका ऑब्जेक्ट अपना कैमरा या वॉट एवर लाइट कहाँ होनी चाहिए। तो दोनों का अलग कंट्रोल है मैनिपुलेटर के पास, इसीलिए मैनिपुलेटर का यूज़ डबल टाइम में होता है, दो चीज़ें एक साथ मैनेज करता है। भविष्य में ये और बहुत सारी चीज़ें मैनेज करता है, लेकिन अभी के लिए नहीं, अभी के लिए सिर्फ इतना ही कि मैनिपुलेटर आपको दो अलग अलग हैंडल देता है, एक एम का और एक ऑब्जेक्ट की स्टेबिलिटी का। तो दोनों जगह से आप इसे कंट्रोल कर सकते हैं टी दबाएंगे तो, ठीक। तो ये हो गया मैनिपुलेटर। और फिर मैंने वाई प्रेस किया तो वापस से मैनिपुलेटर आ गया। क्यों? क्योंकि मैंने लास्ट ऑब्जेक्ट मैनिपुलेटर ही लिया था। मान लीजिए कि मैं लास्ट ऑब्जेक्ट कुछ और ले लेता हूँ। ठीक है, तो देखिए लास्ट ऑब्जेक्ट मैंने फिर कुछ लिया तो ये लास्ट ऑब्जेक्ट पे आ गया स्विच करके वाई। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट लास्ट स्विच कर लेता है। नाउ अब हमारे पास कोऑर्डिनेट्स की बात करेंगे। ठीक है, कोऑर्डिनेट्स का मतलब क्या होता है? एक्स वाई जी आपके कोऑर्डिनेट्स हैं। ठीक है, जैसे ही मैं कोई चीज़ बनाऊंगा ऑटोमेटिकली आपको कोऑर्डिनेट नजर आने शुरू हो जाएंगे। लेकिन ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं ये काम कैसे करते हैं, लेट्स सी। मान लीजिए कि आपके पास ये एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इसके साथ मैं कुछ चेंजेस करूंगा। ठीक है, वो चेंजेस आपको दिखेंगे। उन चेंजेस के बारे में नहीं पूछना अभी, बस ये सिर्फ कोऑर्डिनेट समझाने का पार्ट है। ठीक है, अब होता क्या है कि जब भी हम मॉडलिंग करते हैं तो मॉडलिंग में जो शेप आपने ली है, आप मॉडलिंग के दौरान क्या करेंगे, उस शेप को रीशेप करेंगे। ठीक है, चेंज करेंगे। तो चेंज करेंगे तो क्या होगा, जो इसका आपको ये गिज़्मो दिख रहा है,
ये प्रोबेबली चेंज हो जाएगा, अपनी जगह छोड़ देगा। कैसे छोड़ देगा देखो, मैंने आपको पहली क्लास में बताया था क्या कि आपके पास ये 3 चीज़ें होनी बहुत ज़रूरी है, हिस्ट्री, सेंटर पिवट और फ्रीज ट्रांसफॉर्मेशन। क्योंकि फ्रीज ट्रांसफॉर्मेशन की बात हम अभी करने वाले थोड़ी देर में, फ्रीज एंड रीसेट ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, नाउ जैसे मैं इसमें चेंजेस करता हूँ देखो क्या होगा। ठीक है, देखो पहला चेंज जो मैं कर रहा हूँ वो क्या कर रहा हूँ, अभी आप देख रहे हो कि आपके पास जो ये एंगल क्रिएट हो रहा है गिज़्मो का, वो एक अलग तरीके से क्रिएट हो रहा है। ठीक है ना, और अगर मैंने इस एंगल को बदल दिया जो कि ये है, क्लिक करूँगा देखो क्या हो गया, आया समझ। ये कोऑर्डिनेट्स है, ये लोकल कोऑर्डिनेट्स है, ये वर्ल्ड कोऑर्डिनेट है। क्या होता है ये, होता ये है कि जब आप किसी भी एक चीज़ के ऊपर, ठीक है, अपना गिज़्मो या अपना सेंटर पिवट रखते हो तो उस शेप के आकार की वजह से उसका जो सेंटर पिवट है वो चेंज हो जाएगा। अब अगर लोकल होगा तो लोकल का मतलब है कि वो इस सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ है। ठीक है, वर्ल्ड का मतलब क्या होगा कि वो इस सिस्टम से जुड़ा हुआ है। सिस्टम का मतलब है कि इसके कोऑर्डिनेट्स कहाँ से शुरू करोगे आप, ये पॉइंट जहाँ से मैं कुछ भी जब कोई भी वो लेता हूँ पॉलीगन तो हमेशा कहाँ सेंटर में आता है, तो सेंटर जो पॉइंट है वो 0 एक्सेस है, तो वो वर्ल्ड एक्सेस है। अभी ये वर्ल्ड एक्सेस पे नहीं है, अभी कहाँ पर है, जो मैंने चीज़ सेलेक्ट की है ये उसका एक्सेस है, तो इसको कहते हैं लोकल एक्सेस या ऑब्जेक्ट। तो वर्ल्ड का मतलब होगा ये, अब ये कोऑर्डिनेट इसके अकॉर्डिंग काम कर, अभी ये कोऑर्डिनेट इसके अकॉर्डिंग काम कर। ठीक है, तो ये इसके अकॉर्डिंग जाएगा तो ऐसे जाएगा, और अगर ये इसके अकॉर्डिंग जाएगा तो कुछ ऐसा जाएगा। दोनों में फ़र्क क्या होगा कि एक का ब्रॉडनेस थोड़ा ज़्यादा होगा और दूसरे का ब्रॉडनेस थोड़ा कम होगा। कहानी में ट्विस्ट क्या हो गया, जब भी मैं ये काम करने जाता हूँ, जब मॉडलिंग में ये काम आम तौर पे हम करते हैं, तो आप डबल क्लिक कीजिए किसी भी अपने इन टूल्स पे, मूव इन टूल पे, ट्रांसफॉर्मेशन टूल्स पे डबल क्लिक करेंगे तो ये टूल सेटिंग खुल के आता है, जिसकी बात हमने पहले क्लास में की थी। टूल सेटिंग के लिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी टूल पे डबल क्लिक करेंगे तो ये सेटिंग खुल जाएगी। ठीक है, अगर आपको याद नहीं रहता, वैसे इनमें है टूल सेटिंग, नहीं याद रहता तो इनमें से किसी को भी डबल क्लिक करो, ऑटोमेटिक खुल जाएगा। ठीक है, अब देखो कहानी में ट्विस्ट क्या है, ओरिएंटेशन एक्सेस, ये देखिए ऑब्जेक्ट, वर्ल्ड, कंपोनेंट, पेरेंट, नॉर्मल, along with rotation axis, along with live object axis, custom। हाँ समझ, तो ये जो वर्ल्ड और ऑब्जेक्ट वर्ल्ड है ये काम करता है आपके लोकल या वर्ल्ड यानी सेंटर पे। कंपोनेंट मोड अभी हमने पूछा नहीं है, लेकिन कंपोनेंट मोड कैसे काम करता है भविष्य में जब हम मॉडलिंग सीखेंगे तो ये जो पोर्शन है ये इतने इनको हम कंपोनेंट बोलते हैं। तो आप इसके ऊपर भी अपना ओरिएंटेशन लागू कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर जो बात हो रही है वो इन्हीं की हो रही है कि जब आप काम करते हो तो वर्ल्ड स्पेस, ऑब्जेक्ट स्पेस और लोकल स्पेस पे हो सकते हो। ठीक है, लोकल और कंपोनेंट मोड वाला हिसाब किताब सेम है, क्योंकि वहाँ हम और भी डेप्थ में जाके चीज़ों को साथ कोऑर्डिनेट करते हैं। सब्जेक्ट में ऑब्जेक्ट में क्या होता है कि हम ऑब्जेक्ट के बेस पे रहते हैं, और वर्ल्ड में क्या होता है हम सिस्टम फाइल के सेंटर में होते हैं। तो ये 3 बेसिक चीज़ें। ठीक है, जब हम नॉर्मल या कंपोनेंट मोड की बात करते हैं तो अगर मान लीजिए कि मैंने ये चुना तो मैं इसका जो बेसिक सेटलमेंट है, इसकी एडिटिंग ये बड़े प्यार से कर सकता हूँ। ये कंपोनेंट मोड का पार्ट या वो क्या नाम है उसका, लोकल कंपोनेंट। आप चले जाते हैं अंदर सब्जेक्ट में, आप इस पे रहते हैं, और वर्ल्ड में आप इसके सेंटर में रहते हैं। आ गया समझ में, ये है तीनों आपका कंपोनेंट मोड का पार्ट। तो फ्रीज एंड रीसेट ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, कभी कभी जब हम किसी भी चीज़ को बनाते हैं, ठीक है, मतलब लेते हैं कोई भी, और हम इसको क्या करते हैं कि हम चाहते हैं कि एक स्पेसिफिक जगह पर रहे।
तो स्पेसिफिक जगह पर रहने के लिए क्या होगा, हमें इसके कोऑर्डिनेट्स याद करने पड़ेंगे। मतलब हमें ये तीनों चीज़ें याद होनी चाहिए। अगर ये तीनों चीज़ें याद नहीं रही तो यहाँ पर ये नहीं टिकेगा, ठीक है ना। मान लीजिए कि मैंने इसे छोड़ के वहाँ पहुँचा दिया, अब क्या मुझे याद है कि कितना कोऑर्डिनेट था, नहीं याद है। तो उस कंडीशन में मैं क्या करूँगा, उस कंडीशन में मैं इसके कोऑर्डिनेट्स को फ्रीज कर दूँगा। तो ये है FT, फ्रीज ट्रांसफॉर्मेशन। आप यहाँ जाएंगे मॉडिफाई में, ये मिलेगा आपको फ्रीज ट्रांसफॉर्मेशन, यहाँ क्लिक कीजिए, ये खुल जाएगा, ठीक है। इसको रीसेट करने का फंडा कहाँ है, एडिट में जाएं और रीसेट कर दें। अगर किसी ने कुछ पहले काम किया या आप ही ने और आप भूल गए, तो हमेशा जब इस तरह का टैब और पैनल खोलें तो सबसे पहले उठ के उसको रीसेट कर लें। तो हर टैब अपने बेसिक डिफ़ॉल्ट फॉर्मेट में चला जाएगा, उसके बाद आपकी सारी दिक्कतें खत्म, ठीक है। तो रीसेट इसे यहाँ से करना है, मैं रीसेट कर लेता हूँ। जो भी चेंजेस होंगे वो सब नॉर्मल जाएंगे। उसके बाद करूँगा फ्रीज ट्रांसफॉर्मेशन। तो देखो फ्रीज ट्रांसफॉर्मेशन से हुआ क्या, ये कोऑर्डिनेट 0 हो गए। 0 आपको याद रहेगा हमेशा, है ना। अब मैं इसे कहीं भी ले जाऊं, ठीक है, बस मुझे ये 0 करना है। और वो अपने निर्धारित जगह पे पहुंच जाएगा। तो इसी को कहते हैं फ्रीज ट्रांसफॉर्मेशन। आप उसे कहाँ रखना चाहते हैं, आपको वो लोकेशन फ्रीज कर देनी है, और कहीं भी ये चला जाए वापस 0 करोगे तो अपनी जगह पे पहुंच जाएगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं फ्रीज ट्रांसफॉर्मेशन, FT। और हम रीसेट कर सकते हैं किसी भी पैनल को, तो इसके ही पैनल को हम रीसेट कर सकते हैं। ठीक है, अब हमारे पास बेसिक कुछ नीड्स हैं। अब यहाँ से मैं मॉडलिंग साथ साथ शुरू करूँगा, ठीक है ना। अभी तक हम सिर्फ बातें कर रहे थे फंडामेंटल्स को लेके, लेकिन अब जो चीज़ें आएंगी उसके साथ साथ हम मॉडलिंग भी शुरू करेंगे। तो मॉडलिंग का फेज़ यहाँ पर आएगा आपके साथ, ठीक है। यहाँ जो आएगा उसे हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन शुरुआत हम यहीं से करेंगे। बहुत सारे शब्द जो यहाँ हैं वो आपको अब धीरे धीरे पता चलना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो चलें, और सबसे पहले माया यूज़र इंटरफेस, जिसका पहले ही क्लास में हम डिस्कशन कर चुके हैं पूरा, मेन्यू बार, टूल बार, ये सब चीज़ें, तो हम इसे रिपीट नहीं करने वाले अब, ठीक है। ये इंट्रोडक्शन और इंटरफेस में मैंने सारी बातें करी थी, तो अब आप देखेंगे कि यही सारी चीज़ें चलती रहेंगी। फिर है सेलेक्टिंग ऑब्जेक्ट, टाइप ऑफ सिलेक्शन, ठीक है, वही सारी चीज़ें हैं। QWERT सिलेक्शन के लिए हो सकता है। उसका सिंगल सिलेक्शन, नॉर्मल क्लिक कर दीजिए, सेलेक्ट हो जाएगा। एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग में क्या होगा, मान लीजिए कि आपके पास एक से ज़्यादा आप डुप्लीकेट करना है, Ctrl D करेंगे, ठीक है। एक सिलेक्शन करना है, सिंगल सिलेक्शन, नॉर्मल क्लिक। मल्टीपल सिलेक्शन, शिफ्ट दबा के सेलेक्ट। और छोड़ना है, माइनस करना सिलेक्शन, कंट्रोल दबा के सेलेक्ट, ठीक है। तो कंट्रोल माइनस करने के लिए, शिफ्ट ऐड करने के लिए, ठीक है। ये तीनों सिलेक्शन आपके पास, मार्क्यू सिलेक्शन, लासो और सिलेक्शन मास्क, ये यहाँ पर आपको दिखेंगे तीनों। देखो, सिंगल सिलेक्शन, क्लिक क्लिक सिलेक्शन, ये आपके पास है लासो सिलेक्शन, क्लिक एंड ड्रैग सिलेक्शन, ठीक है। देखो, इनका इस्तेमाल आप करोगे नहीं कभी ज़िंदगी में, मुझे पता है। और ये है आपके पास कंपोनेंट सिलेक्शन, तो आप पेंट में कंपोनेंट मोड में आते हो। तो ये 3 तरह के सिलेक्शन आप इस्तेमाल करते हो। ये बहुत ही रेयरली यूज़ होते हैं, बिल्कुल ही कम, ठीक है। लेकिन हैं तो ये लिखने को आ सकते हैं आपको, इसीलिए इनके बारे में जानना आपका ज़रूरी है। जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो है यूजिंग हाइपर शेड। क्या होता है हाइपर शेड? आप इसे कुछ टाइम के बाद यूज़ करेंगे, बट अभी मैंने बताया था आपको कि फंडामेंटल्स में आपको हर चीज़ के बेसिक की नॉलेज होनी ज़रूरी है। तो जब हम टेक्सचरिंग सीखेंगे तो हम हाइपर शेड की बहुत सारी बातें करेंगे, डिटेल में जानेंगे उसको। लेकिन अभी आपके लिए जानना ज़रूरी है कि हाइपर शेड क्या होता है। तो सबसे पहले देखें कि हाइपर शेड होता कहाँ पर है। तो आप देखिए, ये 2-3 जगह से आपको मिल सकता है। आप पहली जगह पे जाएंगे तो आप यहाँ इस मेन्यू सेट के पैनल में आएंगे, ठीक है। और इस पैनल में आप देखिए इस कलर का साइन आपको दिख जाएगा, ठीक है। आप इसे क्लिक करेंगे तो आपका हाइपर शेड खुल जाएगा। या फिर आप विंडो में जाएंगे, ठीक है, और आप रेंडरिंग एडिटर में आएंगे और यहाँ से आपको हाइपर शेड मिल जाएगा। बेसिकली हाइपर शेड करता क्या आपके लिए? बेसिकली हाइपर शेड का जो बेसिक स्ट्रक्चर अभी आपके लिए जानना ज़रूरी है वो ये है कि जब भी आप किसी चीज़ में मटेरियल का यूज़ करते हैं, मटेरियल क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि आपने कुछ बनाया और आपको इसको किसी एक
कलर का करना है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप राइट क्लिक करेंगे, कोई भी एक मटेरियल लेंगे, ठीक है। इस मटेरियल को आप क्या करेंगे, मटेरियल के अंदर जाएंगे और इसके कलर को बदल देंगे, ठीक है। तो ये आपको मिल जाएगा एक कलर। ना जो पहले आपके पास था वो ग्रे कलर का था और अभी आपके पास ये रेड कलर का है। तो हाइपर शेड आपको क्या करता है कि जितने भी तरह के मटेरियल्स आप बनाते हैं वो सब का जो है अकाउंट बैलेंस चेक करता है। यहाँ सारे आपको मटेरियल मिल जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर आपके पास क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि मटेरियल यहाँ पर जो दिख रहा है मैंने इसको डिलीट कर दिया, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर डिलीट नहीं हुआ वो। अगर मिडिल माउस बटन ड्रैग करके मैं यहाँ लेके आऊँगा, ठीक है, और इसको यहाँ खोलूँगा तो आपके पास मेरा मटेरियल आपको वापस से मिल जाएगा, स्टैंडर्ड सरफेस, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो मटेरियल के बारे में होती हैं जानकारी, उसको हम यहाँ से देखते हैं। इसके बारे में डिटेल में हम बाद में बात करेंगे। इसके अलावा आप यहाँ पर हर चीज़ का स्टेटस जान सकते हैं, जैसे टेक्सचर, यूटिलिटीज़, रेंडरिंग, लाइट, कैमरा, ठीक है, शेडिंग ग्रुप्स, बेक सेट्स, प्रोजेक्ट, एसेट नोट, ये सारी चीज़ें। तो भविष्य में हम इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो हाइपर शेड का बेसिक मतलब होता है कि जिस भी तरह का आप मटेरियल बनाएंगे और वो मटेरियल आप लगाएंगे अपने किसी भी तरह के ऑब्जेक्ट पे, तो वो आपको यहाँ दिखेगा। ओके, तो सेकंड पार्ट क्या है आज की क्लास का? सेकंड पार्ट है हाइपर ग्राफ। क्या होता है हाइपर ग्राफ, चलिए दिखाते हैं आपको। यहाँ पर जब आप जाएंगे, ये भी हाइपर शेड से ही ताल्लुक़ रखता है। जब आप जाएंगे विंडो में और विंडो में जनरल एडिटर में जाएंगे, यहाँ आपको हाइपर ग्राफ दिखता है, ठीक है। आप इसको क्लिक कर दीजिए, ये सेटलमेंट आपके सामने खुल जाएगी। फिलहाल ये सेटलमेंट खाली है। हाइपर ग्राफ क्या होता है कि जब भी आप किसी भी तरह के ऑब्जेक्ट को बनाएंगे वो यहाँ पर दिखना शुरू हो जाएगा, ठीक है। एज अ क्या क्या आप ले रहे हैं, जैसे ही आप इसके अंदर कोई चीज़ ऐड करेंगे, ठीक है, तो ये आपको फर्दर जो है सारी चीज़ें शो करना शुरू कर देगा। अब देखो ये मेरे पास क्या है, यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट है और ये इसका ग्राफ है, ठीक है। तो आपने पहले पॉलीस्फीयर 1 लिया, उसके बाद आपने इसमें शेडर लगाया। तो इस तरीके से आप जो भी चीज़ें इसमें ऐड, सब्ट्रैक्ट और चीज़ें ऐड ऑन करेंगे वो सारा आप इस ग्राफ के पार्ट में देख सकते हैं कि उसकी हायरार्की का सेटअप क्या है। तो ये है आपका दूसरा पार्ट जिसको हम बोलते हैं हाइपर ग्राफ। तो हाइपर शेड और हाइपर ग्राफ दो अलग अलग पार्ट्स हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका रिलेशनशिप एडिटर। रिलेशनशिप एडिटर क्या होता है? देखिए रिलेशनशिप एडिटर होता कहाँ है, पहले तो चलते हैं दोबारा से विंडो में, रिलेशनशिप एडिटर, एंड ये आप टीयर डाउन कर लीजिए यहाँ से रिलेशनशिप एडिटर। मान लीजिए कि मैंने इसका किसी का भी एक पार्ट खोल लिया। अब देखिए यहाँ पर आपके पास दो पार्ट्स हैं, एक आपके पास लेयर्स हैं, एक आपके पास ऑब्जेक्ट्स हैं। तो आप इनके बीच में कनेक्शन स्थापित करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपने कोई भी कोई भी एक सिस्टम खोला। अब इस सिस्टम में आप देख सकते हैं कि आपके पास अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है। इन सेम चीज़ों के साथ आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं किसी भी चीज़ को, और इनके बीच का रिलेशनशिप जैसे यहाँ पर है, तो आप यहाँ से यहाँ पर चेक कर दीजिएगा। तो होता क्या है रिलेशनशिप एडिटर में, जब भी आपको दोनों डायमेंशंस में कुछ ना कुछ चीज़ें नज़र आती हैं तो आप उनको ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कि मैंने लिया कैरेक्टर, मैंने लिया एनिमेशन, मैंने लिया कैमरा सेटिंग, डिफॉर्मर्स। तो जो भी चीज़ आप लेंगे उसके अकॉर्डिंग आपकी चीज़ें बदल सकती हैं। आप इनको आसानी से लिंक करा सकते हैं, ठीक है। यहाँ आपके पास एक ऑब्जेक्ट होगा, यहाँ आपके पास दूसरा ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। यहाँ से मान लीजिए कि मैंने कुछ बनाया, यहाँ से जब भी आपको कुछ दिखे आप इसके साथ इसका कनेक्शन बैठा सकते हैं। इससे कनेक्शन जब भी आप बैठाएंगे तो आपको बस एक ही चीज़ का ध्यान रखना है कि जिसके साथ आप जोड़ने वाले हैं बस आपको कुछ नहीं करना है। आप इसको क्लिक करेंगे, यहाँ पर इसको क्लिक करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद वो अपने आप इटैलिक मोड में हो जाता है। तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सी चीज़ किसके साथ जुड़ी हुई है। तो भविष्य में इसके बारे में डिटेलिंग में हम बात करेंगे, कौन सी चीज़ किससे जुड़ेगी, क्यों जुड़ेगी, ठीक है, कैसे जुड़ती है, ये सारी चीज़ें। बस बेसिकली हमें रिलेशनशिप एडिटर का क्या मतलब निकालना है कि रिलेशनशिप एडिटर में हमारे पास अलग अलग पार्ट में दो अलग अलग चीज़ें होती हैं और हम उनके बीच में रिलेशनशिप या कनेक्शन स्थापित कर पाते हैं, जिसकी वजह से हम रिलेशनशिप एडिटर का इस्तेमाल
टाइम टू टाइम करते रहते हैं। नेक्स्ट पार्ट है आपका आउटलाइनर। आउटलाइनर क्या होता है? आउटलाइनर में जब भी हम किसी भी चीज़ को सॉफ्टवेयर में बनाते हैं और हमें पता करना है कि कौन सी चीज़ कहाँ है, उसका नाम क्या है वो, तो हम लोग इसको ढूंढने के लिए आउटलाइनर का इस्तेमाल करते हैं। आउटलाइनर आपको कहाँ मिलेगा? आउटलाइनर को आपको क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है। ये वाला यहाँ पर आएंगे आप, तो आप इसे क्लिक करेंगे तो ये आउटलाइनर खुल जाएगा, ठीक। इस आउटलाइनर में आपको क्या करना होता है, आप इसको कहीं और से भी ला सकते हैं। मैं बताता हूँ आपको। आउटलाइनर आपके पास अगर यहाँ से नहीं मिलता है आपको, तो विंडो में जाएंगे आप और आउटलाइनर, तो यहाँ नहीं मिलता है तो विंडो से आउटलाइनर को आप खोल सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ होता क्या है, यहाँ बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कई बार बहुत सारी चीज़ें हिडन होती हैं। अगर राइट क्लिक करके शो डैग ऑब्जेक्ट ओनली को मैं ऑफ कर दूँगा, अनचेक, तो देखिए आप कितनी सारी चीज़ें माया पहले से ही प्रीवियसली लेके बैठा रहता है। तो आपको इन सब चीज़ों की फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है, जब ज़रूरत होगी तो हम आपके साथ इसको डिस्कस करेंगे। तो फ़िलहाल आपके पास देखिए क्या क्या है, ये है स्फीयर, ये है क्यूब, ये है सिलेंडर। तो आप यहाँ से पता लगा सकते हैं कि आपके पास कौन सा आइटम कहाँ पड़ा हुआ है, कौन से प्रिमिटिव्स आपके पास हैं, और उन प्रिमिटिव्स को आप यहाँ से खोज सकते हैं। डबल क्लिक करके आप इनका नाम बदल सकते हैं। ठीक है, तो आप जिसका भी नाम बदलेंगे, आप देख सकते हैं कि जैसे मैंने नाम बदला तो आपके नाम चेंज हो जाएंगे। तो अब मैं इसके नाम के आगे कुछ और यूज़ कर सकते हैं। तो नाम बदलना है, बस डबल क्लिक करके आप चीज़ों का नाम बदल सकते हैं। तो ढूंढना है, नाम चेंज करना है, रीनेमिंग करना है, किसी चीज़ को हायरार्की में ऊपर नीचे ले जाना है, या किसी के ग्रुप बनाने हैं, तो ये सब कामों के लिए आपको आउटलाइनर की ज़रूरत टाइम टू टाइम पड़ती रहती है। तो नेक्स्ट क्या है हमारे पास? नेक्स्ट है द चैनल बॉक्स। क्या करता है चैनल बॉक्स? आइए देखें क्या करता है चैनल बॉक्स। आउटलाइनर को बंद करते हैं। चैनल बॉक्स हमारे किस काम आता है कि जब भी हम किसी भी इंडिविजुअल सब्जेक्ट या किसी ऑब्जेक्ट या किसी प्रिमिटिव को ओपन करते हैं, तो उसके कुछ प्रॉपर्टीज़ हमें मिलनी चाहिए जिसको हम चेंज कर सकते हैं। तो आप कंट्रोल ए 2 बार प्रेस करेंगे तो आप चैनल बॉक्स में चले जाएंगे। एक बार कंट्रोल ए प्रेस करेंगे तो एट्रीब्यूट एडिटर में रहेंगे, दूसरी बार दोबारा प्रेस करेंगे तो चैनल बॉक्स में चले जाएंगे। चैनल बॉक्स में किसी चीज़ को लेके क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकती हैं, जैसे इस ऑब्जेक्ट को लेके चैनल बॉक्स की प्रॉपर्टी है उसका ट्रांसलेशन, यानी आप एक्स वाई और जी में मूव कर सकते हैं। रोटेशन, आप एक्स वाई जी में रोटेट हो सकते हैं। और सेम कंडीशन है, आप स्केल हो सकते हैं एक्स वाई जी में, ठीक है। आप ऑन ऑफ हो सकते हैं, मतलब आपको कोई चीज़ देखनी है या नहीं देखनी है तो आप यहाँ आएंगे, यहाँ 1 प्रेस करेंगे तो आपको दिखेगा, 0 प्रेस कर देंगे तो वो हाइड हो जाएगा। 1 प्रेस कर देंगे तो आप यहाँ पर स्पेलिंग भी लिख सकते हैं ऑन और ऑफ की, और आप 1 और 0 लिखेंगे तो आप हाइड और शो हो जाएंगे, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या मिलेगी, जो भी प्रिमिटिव आप क्लिक करेंगे उसके साथ आप नीचे जाएंगे तो आपको उसकी प्रॉपर्टीज़ भी मिलेगी। आप यहाँ से भी चीज़ों को अपने हिसाब से टैकल कर सकते हैं। तो यहाँ से मेरे पास क्या मिलेगा, रेडियस, यहाँ से मिलेगा सब डिवीजन, और सब डिवीजन में 2 एक्सेस है मेरे पास, एक हाइट है और एक एक्सेस है। तो लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड का बेसिक आपको एक्सेस मिल जाता है, सब डिवीजन का इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। तो जब हम बात करते हैं चैनल बॉक्स की, तो चैनल बॉक्स में किसी भी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ और उनके ट्रांसलेशन, रोटेशन और स्केल और विजिबिलिटी के पार्ट मिल जाते हैं आपको। नेक्स्ट टॉपिक क्या है इसके अंदर? नेक्स्ट टॉपिक आपका लेयर एडिटर। लेयर एडिटर क्या करता है, चलिए देखते हैं लेयर एडिटर क्या करता है। मान लीजिए कि आपने बहुत सारी चीज़ें बना रखी हैं और आप हौच पौच हो गए हो, ठीक है, और आप चाहते हो कि ये सारी चीज़ें जो हैं अलग अलग जगह पर रहें, और मैं एट अ टाइम किसी को हैंडल करना हो तो एट अ टाइम किसी एक सिंगल को ही देखूं, ये तीनों मुझे कंफ्यूज कर रहे हैं। तो उस कंडीशन में आप क्या करते हैं, उस कंडीशन में आप लेयर एडिटर में जाके लेयरिंग कर सकते हैं। देखिए ये आउटलाइनर था, आउटलाइनर में आपको सारी चीज़ें विजिबल होती हैं, ठीक है, बट लेयर एडिटर में क्या होगा, आप यहाँ पर आएंगे, यहाँ देखिए नीचे की तरफ, ये इसको ऊपर करेंगे आप, यहाँ लेयर एडिटर खुल जाएगा। लेयरिंग आप अगर प्रीवियसली किसी सॉफ्टवेयर को पढ़ते आ रहे हैं 2D और ग्राफिक के, तो वहाँ लेयर सिस्टम से आप वाकिफ़ होंगे। लेयर सिस्टम बेसिकली करता क्या है, लेयर सिस्टम मैनेजमेंट का काम करता है।
क्या मैनेज करना है हमने अपने ऑब्जेक्ट्स को मैनेज करना है। मान लीजिए कि मुझे ये हर एक वक्त पे एक ही सिंगल प्रॉपर्टी या आइडेंटिटी दिखनी चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, 2-3 तरीके हैं मेरे पास इनको मैनेज करने के। सबसे पहले आप लेयर में जाएंगे और करेंगे क्रिएट एम्प्टी लेयर। जैसे ही आप क्रिएट एम्प्टी लेयर करेंगे, इसको इसके अंदर डालना है। तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको सेलेक्ट कर लूँगा, इस पर राइट क्लिक करूँगा और करूँगा ऐड सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट। तो क्या होगा, ये इसके अंदर चला जाएगा। दूसरा काम है कि आप इसको कलेक्ट कीजिए, लेयर में जाइए और क्रिएट लेयर फ्रॉम सेलेक्टेड कर दीजिए। तो क्या होगा, आपको एक ही स्टेप में ये इसके अंदर चला जाएगा। और तीसरा काम क्या होता है, तीसरा काम है इसके पास यहाँ से, तो ये कुछ आइकन्स बने हुए हैं जिसमें आप देख सकते हैं, ये है क्रिएट न्यू लेयर, और दूसरा वाला जो है वो है ये है आपके पास क्रिएट न्यू लेयर, और सेकंड वाला है क्रिएट न्यू लेयर असाइन फ्रॉम सेलेक्टेड। तो अगर मैंने कोई चीज़ सेलेक्ट रखी है और मैं चाह रहा हूँ कि फिर से ये सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट किसी एक लेयर में चला जाए, तो इसको क्लिक करूँगा आइकन को, और आप देख सकते हैं कि इसमें चला गया। तो अब आप यहाँ पर सबको अपना आइसोलेट कर लीजिए। इनका नामकरण करना है आपको, तो नामकरण कर दीजिए। ठीक है, मेरा 01 सिलेंडर है। ठीक है, नाम में आप ध्यान रखेंगे कुछ चीज़ें। ठीक है, न्यूमेरिक नहीं लेगा ये। ठीक है, तो पहले आपको लेटर लिखना है, बाद में आप न्यूमेरिक दे सकते हैं। तो मेरा सिलेंडर है, डबल क्लिक करूँगा वापस से, तो आपके पास दूसरा जो भी आपके पास आइटम है आप उसको रख सकते हैं, और यहाँ से आप अलग अलग चीज़ों को अलग अलग नाम से सेव करते हैं। तो यहाँ ये V फॉर विजिबिलिटी है, आप इसे ऑन कर सकते हैं। ठीक है, इसकी बात हम P की बात बाद में करेंगे, फिलहाल आपके काम की नहीं है। फिर इसके बाद आपके पास एक और पार्ट होता है जो खाली जगह है, ट्रांसलेशन और रेफरेंस। तो आप इस रेफरेंस में रखेंगे। तो रेफरेंस में रखने का मतलब है कि जब हम रेफरेंस में रखेंगे तो आप इसको मूव नहीं करते, ये लॉक हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ से हम ट्रांसलेशन में आप देख सकते हैं कि आप सिर्फ इसका आउटलाइनर दे सकते हैं, यानी कि ओनली वायर फ्रेम मोड दे सकते हैं। रेफरेंस में ये लॉक हो गया, अब मैं इसे छू नहीं सकता हूँ, और फिर मैं इसका रेफरेंस ऑन कर देता हूँ। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ से टैकल कर सकते हैं, इसको नाम है लेयर एडिटर। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, नेक्स्ट है एट्रीब्यूट एडिटर। ये क्या होता है, चलिए देखें। एट्रीब्यूट एडिटर, जैसे हमने यहाँ पर लेयर एडिटर देखा, चैनल बॉक्स देखा, ठीक है। अब एट्रीब्यूट एडिटर क्या होता है कि अभी हमने जब चैनल बॉक्स देखा तो चैनल बॉक्स में कुछ मिनिमम प्रॉपर्टीज़ को ही आप टैकल कर सकते हैं या देख सकते हैं। ठीक है, जैसे ही मैं कंट्रोल ए दबाऊंगा, यहाँ पर आपके पास एट्रीब्यूट एडिटर खुल जाएगा, और एट्रीब्यूट एडिटर में आपके पास बहुत सारी इंफॉर्मेशंस मिलेंगी रिगार्डिंग टू दिस शेप। ठीक है, तो ये इतनी सारी इंफॉर्मेशंस को आप धीरे धीरे टैकल करेंगे, क्या करना है क्या नहीं करना है। लेकिन कहने का सिंपल मतलब है कि आप इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें जो है ऐड और सब्ट्रैक्ट कर पाएंगे। सॉरी, ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं, आप इसमें बहुत सारी चीज़ें डिटेल में जान पाएंगे कि इसके पास जो इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं उनमें कितनी सारी चीज़ें एक्स्ट्रा हैं चैनल बॉक्स के अलावा। तो इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस हैं, भविष्य में सारी इन्फॉर्मेशंस आपको धीरे धीरे पता चल जाएंगी क्या है। लेकिन सिंपल भाषा में चैनल बॉक्स में चीज़ों का कम पार्ट मौजूद है किसी भी एक स्पेसिफिक चीज़ को लेके, और एट्रीब्यूट एडिटर में उसी चीज़ को लेके ज़्यादा मात्रा में इंफॉर्मेशन मौजूद है। तो कम इंफॉर्मेशन एट्रीब्यूट एडिटर में ज़्यादा इंफॉर्मेशन है, कम इंफॉर्मेशन चैनल बॉक्स में, ज़्यादा इंफॉर्मेशन एट्रीब्यूट एडिटर में, सेम ऑब्जेक्ट को या सेम प्रिमिटिव को लेके। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा द कनेक्शन एडिटर। कनेक्शन एडिटर क्या होता है, क्लिक करते हैं और चलते हैं। कनेक्शन एडिटर होता कहाँ पर है, विंडो, जनरल एडिटर, और जनरल एडिटर में आप नीचे आएंगे तो आप देखेंगे कनेक्शन एडिटर। कनेक्शन एडिटर जब खोलेंगे तो यहाँ पर दो तरह की वैल्यूज़ है, इनपुट और आउटपुट। तो आप किसी भी चीज़ की वैल्यू को
कनेक्ट करने के लिए, यानी इनको नोड्स बोलते हैं। इन नोड्स की कनेक्टिविटी के लिए आप इसका इस्तेमाल करते हैं, या आप किसको किससे जोड़ना चाहते हैं, नोड बेस्ड चीज़ों को आप ऐड कर सकते हैं यहाँ। ठीक है, तो यहाँ पे आप ऐड और सब्ट्रैक्ट नोड को ऐड कर सकते हो किसी भी इंफॉर्मेशन से, जिसमें कि बहुत सारे ट्रांसलेशन हो गए, जैसे रोटेट, स्केल, ठीक है, रोटेशन, स्केल और ट्रांसलेशन। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे अलग अलग तरह के नोड्स हैं। फ्यूचर में आपको इन नोड्स के बारे में धीरे धीरे जानकारी मिलेगी, तो जब हम इनको इनसे आपस में जोड़ने के लिए कुछ इस्तेमाल करना पड़ेगा, तो उसके लिए आपको कनेक्शन एडिटर पे आना पड़ेगा। देखिए, एक टर्म थी हमारे पास रिलेशनशिप एडिटर। रिलेशनशिप एडिटर का सिंपल मतलब था कि हम किसी भी तरीके का रिलेशनशिप बना सकते हैं किसी तरह के ऑब्जेक्ट के कलेक्शन और उसके ग्रुप के साथ। और एक कंडीशन थी हमारे पास, कनेक्शन एडिटर नोड्स के बीच में होता है। तो जब आप रिलेशनशिप बनाते हैं तो रिलेशनशिप में कुछ टर्म्स होती हैं, जिसमें सेट्स, डिफॉर्मर्स, कैरेक्टर सेट, ठीक है, पार्टीशंस, डिस्प्ले लेयर्स, रेंडर पास सेट्स, एनिमेशन लेयर, डायनामिक रिलेशनशिप, लाइट लिंकिंग्स, ठीक है, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें, यूवी लिंकिंग्स, हेयर एंड फर्थ लिंकिंग, इस तरह की चीज़ों में हम रिलेशनशिप एडिटर की बात करते हैं। और नोड्स में हम बात करते हैं कनेक्शन एडिटर की। तो अगर मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ, हम रिलेशनशिप एडिटर की बात करते हैं, सॉरी कनेक्शन एडिटर की। तो कनेक्शन एडिटर में नोड्स को हम मैच कराते हैं, और रिलेशनशिप एडिटर में हम इन वाले पार्ट्स में यूज़ करते हैं इनको कनेक्टिविटी के लिए, इनके बीच में रिलेशनशिप बिठाने के लिए। और कनेक्शन एडिटर में नोड्स के बीच, रिलेशनशिप एडिटर में पूरे सेट्स के बीच।